हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो स्टडी है वो भी प्रॉपर तरीके से आपके सही डायरेक्शन में आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए हो रही होगी। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो इस बार की योजना मैगजीन यानी कि जून जो अंक है उसमें उस टॉपिक को प्रॉपरली मेंशन किया गया है और वो है आपका भारत के किले। तो आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास में किलों की भूमिका को लेकर के, कि भारतीय इतिहास में किलों की क्या भूमिका है। आज हम इस टॉपिक पर विशेष तौर पर चर्चा कर रहे हैं। इसके सभी पहलू, सभी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे भारत में किलों का विकास हुआ, किस तरीके से हुआ, उनके डिजाइन में किस तरीके से परिवर्तन आता चला गया, किन उद्देश्यों से परिवर्तन आता चला गया और किस किस ने कौन कौन से कहां कहां कितने किले बनवाए, इन सब की विशेष तौर पर चर्चा होगी। तो सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए और हो सके तो अपना पेन पेंसिल रजिस्टर लेकर के बैठिए, जिससे कि आप लोग प्रॉपर तरीके से इस चीज को समझ सकें और इसके नोट्स आप बना सकें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, भारत के किले, ये इस बार की योजना मैगजीन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भारतीय इतिहास और कला संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। और जैसा कि इस बार आर्ट एंड कल्चर पर ये मैगजीन में किलों के इंपॉर्टेंस को बताया है, उस दृष्टिकोण से लगता है कि इस बार यूपीएससी आपसे मेंस में या प्री में कहीं ना कहीं इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछेगी और उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किलों की क्या भूमिका है। तो आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। और ये आप सामने देख रहे हैं, एक आपके सामने लाल किला है, लेकिन ये दोस्तों लाल किला दिल्ली का नहीं बल्कि आगरा का है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बात आती है कि किले किसे कहते हैं, किला होता क्या है। सामान्य तौर पर हम इसमें बात करें तो ध्यान रखना, तो किले क्या होते हैं इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रकार से किला एक सुरक्षात्मक दीवार होती है। क्या होती है? सुरक्षात्मक दीवार, जो किसी बस्ती या किसी, कहा जाए कि शहर या किसी सड़क या किसी राजमार्ग या किसी भी धार्मिक स्थल की सुरक्षा करने की कोशिश करती है। एक प्रकार की सुरक्षात्मक दीवार है, ठीक है ना। और ध्यान रखना दोस्तों, ये सुरक्षात्मक दीवार ये किसी नगर की या किसी राज्य की या किसी भी, कहा जाए कि राजधानी की, ठीक है ना, और या कह सकते हैं किसी भी, एक तरीके से कहा जाए तो किसी भी राजमार्ग या किसी विशेष क्षेत्र की सुरक्षा करती है, सुरक्षा करती है, से संबंधित है। ध्यान रखना। बात आती है कि ये किसके बने होते हैं, तो मोटे मोटे तौर पर इसको समझ लेते हैं कि इसका जो निर्माण होता है वह समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसी उनकी राजनीतिक परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ठीक है ना, उनकी जरूरतें हैं, उनके अनुसार इसकी निर्माण की जो सामग्री है वो भी आपकी बदलती रहती है। यानी कि आपकी आवश्यकता, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, आवश्यकता है, ठीक है ना, या आपकी राजनीति है, राजनीतिक व्यवस्था है, या फिर आपकी भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, इसके अनुसार इनकी निर्माण सामग्री बदलती रहती है। निर्माण सामग्री बदलती रहती है। यानी कि आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पर आपके लकड़ी के हमें किलों की जानकारी मिलती है, कहीं पत्थर के, कहीं ईंटों के। तो ध्यान रखना, ये आपके लकड़ी के भी बने हो सकते हैं, ये बांस के भी किले बने हो सकते हैं, या आपके पत्थर के भी हो सकते हैं, ये ईंटों के भी हो सकते हैं, ये मिट्टी के भी हो सकते हैं, या फिर आपके चट्टानों से भी बने हुए हो सकते हैं, जो चट्टानों से बने हुए, ये किसी भी प्रकार से आपके हो सकते हैं। ध्यान रखना। तो ये हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि ये क्या होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है।
ठीक है ना। हमेशा किले जैसा कि दिल्ली में है या आगरा में है या कुछ एक इंपॉर्टेंट किले जो आज हम देखते हैं वैसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आज इस क्लास में हम लोग सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे, इसलिए एक एक पॉइंट पर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखना। ओके, बात आती है कि आखिर इसका निर्माण क्यों किया गया। तो ये सुरक्षात्मक दीवार वगैरह ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन क्यों, सुरक्षा क्यों? इसलिए कि इंसान अपनी जरूरतें और अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए प्रारंभ से ही, स्टार्टिंग से ही अवेयर था, जागरूक था। वो चाहता था कि उसकी जो अपनी संपत्ति है, उसका निवास स्थान है या उसके जो भी कुछ भी उसके पास है, वो सुरक्षा बनी रहे। और इसी दृष्टिकोण से उसने प्राकृतिक और कृत्रिम तरीके से अपनी संपत्ति, अपनी व्यवस्था, अपने क्षेत्र, अपने जो कुछ भी उसके पास है, उनकी सुरक्षा के लिए एक किलेबंद बस्ती बनाने की कोशिश की, यानी कि सुरक्षात्मक दीवार बनाने की कोशिश की, ठीक है ना। इसलिए इसका निर्माण हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से सारी चीजें हुई। अब इसी में एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब है कि इसका निर्माण हुआ मनुष्य की संपत्ति, उसकी विरासत, ठीक है ना, या उसके अन्य जो कुछ भी है, उन सब की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए उसने इसका निर्माण किया, ठीक है ना। ध्यान रखना, बात आती है कि आखिर संपत्ति, विरासत या अन्य गतिविधियों की सुरक्षा के लिए उसने ये सब काम किए। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन कैसे? बोले कि हर तरीके से। जहां पर उसको प्राकृतिक चीजें मिली, प्राकृतिक रूप से किया उसने, या फिर उसने अपने तरीके से कृत्रिम रूप से किया, किसी भी तरीके से वो, क्योंकि वो अभी हमेशा अपनी चीजों के लिए हमेशा से जागरूक रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए, सारी चीजों के लिए। और जब इसने ये सब किया तो इसी क्रम में, ध्यान रखना, इसका एक क्रमिक विकास भारत के संदर्भ में दिखाई देता है। तो क्रमिक विकास होता चला गया, ठीक है ना। और जैसे जैसे क्रमिक विकास होता चला गया, इसकी जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता उसमें वृद्धि होती चली गई, क्योंकि इंसान के दिमाग की स्थिति जैसे अच्छी होती चली गई, वैसे इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती चली गई। साथ के साथ उसमें कलात्मकता, कलात्मकता में भी वृद्धि हुई, ठीक है ना। साथ के साथ उसके उद्देश्यों में भी वृद्धि हुई, उद्देश्यों में भी बदलाव आया। और सबसे बड़ी चीज, जब इन सारी चीजों में वृद्धि हुई, क्वालिटी बढ़ी, आर्ट आर्ट एंड कल्चर का कंसेप्ट बढ़ा, उसके ऑब्जेक्ट्स चेंज हुए, तो समझ लीजिए कि इस विकास में एक चीज और भी हुई कि उसके अपने जो निवास है, उसको लेकर के भी, निवास को लेकर के भी उसमें बदलाव आया, बदलाव आया। निवास यानी कि कुछ भी हो सकता है, निवास का मतलब है यहां पर नगर, इसको लेकर के भी उसके संदर्भ में बदलाव आए। और इन सब चीजों में बदलाव आया तो हमारे यहाँ किलों की एक विकसित परंपरा दिखाई देती है। और ये परंपरा, ध्यान रखिएगा, इसी क्रम में भारत में किलों के विकास की एक परंपरा दिखाई देती है। किलों की विकास की परंपरा भारत में दिखती है, ठीक है ना। और ये परंपरा कैसी कैसी है, बिल्कुल साफ साफ तौर पर इसको समझ लीजिएगा। ये जो परंपरा है आपके तीनों कालखंड में है, प्राचीन भारत में भी है, मध्यकाल में भी है और आधुनिक काल में भी है। इन सभी कालखंडों में किलों के विकास की परंपरा हमको दिखाई देती है। तो इसका मतलब सिंपल सा है,
मनुष्य अपनी संपत्ति, अपनी विरासत, अपनी परंपरा, अपने परिवार, अपने लोग, इन सब की सुरक्षा के लिए सदैव जागरूक रहा और उसने प्रकृति में मिलने वाले सभी तत्वों का इस्तेमाल किया, और अगर वो नहीं मिले तो उसने अपने तरीके से उन चीजों का निर्माण किया, लेकिन अपनी सुरक्षा करने की पूरी कोशिश की। इसीलिए किलों का निर्माण हुआ। और किलों का जो निर्माण हुआ, ध्यान रखिएगा, वो किलों का निर्माण एक विकास की परंपरा है जो प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल तक होती चली गई। लेकिन इसके बाद में जैसे जैसे इनकी परंपरा आगे बढ़ी, इनकी गुणवत्ता भी बदलती चली गई, इनकी सामग्री बदलती चली गई, इनमें कलात्मकता में वृद्धि होती चली गई, ठीक है ना, उनके उद्देश्यों में बदलाव होता चला गया, और उसी के अनुसार किलों के निर्माण के ढांचे में भी बदलाव हुआ, ठीक है ना। उसी के साथ उनके निवास स्थान से लेकर के, धार्मिक स्थल से लेकर के, नगर से लेकर के सारी चीजों में बदलाव होता चला गया। तो इस प्रकार हम देखें कि भारत में, अगर हम इतिहास के संदर्भ में देखें तो भारत में किलों के विकास की एक पूरी की पूरी परंपरा है जो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में हमें दिखाई देती है। बिल्कुल साफ इस तरह क्लियर हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और समझ लीजिए दोस्तों, प्राचीन काल के जो हमें किले हैं, इनके बहुत कम अवशेष मिले हैं, कम अवशेष मिले हैं, कम अवशेष प्राप्त हैं। जो वर्तमान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वर्तमान में सबसे ज्यादा मौजूद हैं, वो ये है। इनकी परंपरा आज दिखाई देती है, आज भी मौजूद हैं, और इन्हीं को देख करके हम कहते हैं कि वास्तव में हमारे यहां किले हैं। इनकी परंपरा यानी कि मध्यकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के किले हमारे सामने मौजूद हैं। दिल्ली का लाल किला है, आगरा का किला है, गोलकुंडा किला है, बीजापुर किला है, ठीक ना, फोर्ट विलियम कॉलेज है, फोर्ट विलियम है, ठीक ना, सेंट फोर्ट जॉर्ज है, बॉम्बे का है, ठीक है ना। सोचिए कहां कहां नहीं है। क्या गोवा में नहीं है? क्या चंद्रनगर में नहीं है? किसने नहीं बनवाई? जमनदीप में नहीं है? जहां जहां जिसने बनवाए वो आज भी मौजूद है। लेकिन प्राचीन काल की परंपरा हमारे यहाँ अभी भी मौजूद नहीं है, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो गई, या उनके अवशेष हमारे पास थोड़े बहुत बचे हुए। तो ये एक कंसेप्ट है। अब यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन काल से लेकर के, मध्यकाल से लेकर के आधुनिक काल तक इनकी परंपरा हमारे देश में कैसे कैसे रही है, किस प्रकार से रही है, उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। और उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि स्टडी आईक्यू आप लोगों के लिए ग्रेट लर्निंग डेज में एक ऑफर आप लोगों के लेकर के आई है, एक स्कीम लेकर के आई है, जिसके थ्रू अगर आप इतिहास वैकल्पिक विषय को चुनना चाहते हैं, बैच 2 को ऑप्ट करना चाहते हैं, बैच 2 में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को इस समय ये जो कोर्स है मात्र 14,999 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा। ये डिस्काउंट ऑफर इस समय आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, और इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा MK Life। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 30 जून है, और इसमें डेली क्लास आपकी 1 बजे हो रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतिहास में जिसका बहुत अच्छा वेटेज आपके जीएस के मेंस के पेपर में है, जीएस के फर्स्ट पेपर में भी है, यानी कि प्री पेपर में भी है, जीएस के मेंस के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 में भी है, बहुत अच्छा वेटेज है। और अगर जितना अच्छा ऑप्शनल होगा उतना ही बेहतर उसमें परफॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। और ऑप्शनल में आपको फैक्ट्स वगैरह नहीं पढ़ने हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट है, लिमिटेड पढ़ना है, रिवीजन करना है, कोई करंट अपडेट नहीं करना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कहानी के फॉर्म में सिंपल तरीके से पढ़ते हुए आराम से इसमें आप लोग इजीली 300 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ला चुका हूं 365 आउट ऑफ 600 मार्क्स, यानी 365 आउट ऑफ 600 मार्क्स ऑलरेडी मैं अचीव कर चुका हूं। और जब मैं अचीव कर चुका हूं तो आप लोग भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए मेरा टारगेट है आप लोगों के लिए कि अगर हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं तो टारगेट हमारा 300 से कम नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा हम बहुत आसान तरीके से ला सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि इसमें छोटा करने का बहुत सारा स्कोप है। जीएस से भी कम सिलेबस है,
ठीक है ना। और इसमें हम आप लोगों को वो सारी फैसिलिटीज देते हैं जिसकी आप लोगों को जरूरत है, यानी कि प्रिंटेड मटेरियल से लेकर के आपके डेली आंसर राइटिंग, प्रीवियस ईयर के 40 साल के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, पिछले 40 साल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे के सारे, मॉडल क्वेश्चंस, डेली आंसर राइटिंग, डेली क्लास, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है और मात्र आपको 14,999 रुपए। और इसमें एक चीज और भी है कि आपको अगर आंसर वगैरह भी चेक करने हैं तो इसके लिए सिर्फ मैं ही रेस्पॉन्सिबल, मैं ही कॉपी चेक करता हूं, किसी थर्ड पर्सन को मैंने नहीं लगाया हुआ है कि भाई कोई और कॉपी चेक करके देगा। तो मुझे अपने बच्चों पर खुद से मेहनत करनी है और अपने बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ानी है। इसलिए अगर आप चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपने 300 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं इजीली। तो जल्दी कीजिए, एक अच्छा ऑफर आप लोगों के सामने है, ग्रेट लर्निंग डेज सेल, ठीक है ना। और अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेरे मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन इसके लिए कोड MK लाइव लगाना मत भूलिएगा, और ये टेलीग्राम बार कोड है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत में किलों की भूमिका को लेकर के, भारत में किलों का विकास कैसे कैसे हुआ। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले प्राचीन काल के किलों की हम चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में किलों की चर्चा, इसमें ध्यान रखिएगा सबसे पहला जो एविडेंस मिलता है, फर्स्ट एविडेंस, वो है आपका हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता में नगर जो हैं, खासकर स्पेशली जो दुर्ग थे, दुर्ग को किलेबंद बनाया गया, और किलेबंद बनाया गया था मूलतः इसकी बाढ़ से सुरक्षा के लिए। तो पहला एविडेंस हमको नगर जो मिले हैं, चाहे मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, धौलावीरा हो, ये सब के सब किलेबंद बस्तियां हैं। और स्पेशली उनमें से ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी कि ऊपरी दुर्ग, ऊपरी नगर जिसे कहते हैं, जिसे दुर्ग कहा जाता है, वो स्पेशली किलेबंद होता ही था बाढ़ से सुरक्षा के लिए। और ये जो बने हुए थे, ये ईंटों से इनका निर्माण किया गया था, ईंटों और प्लस मिट्टी से, मिट्टी की ईंटें, कच्ची ईंटें, ईंटों से, यानी कि पकी और मिट्टी की कच्ची ईंटों से इनका निर्माण किया गया था। ये पहला एविडेंस हमको यहां पर मिलता है। उसके बाद दूसरा एविडेंस मिलता है महाजनपद के समय, महाजनपद काल में, जब आपके 16 महाजनपदों का विकास हुआ और 16 महाजनपद की जो नगर हैं या जो राजधानियां हैं, उनकी किलेबंदी की गई थी। उनकी किलेबंदी यानी कि सुरक्षा, क्योंकि युद्ध का माहौल है तो नेचुरल सी बात है कि हर नगर, हर राजा अपने नगर की रक्षा करने के लिए किलेबंदी करना चाहता है। इनमें से आप देखेंगे तो इस पीरियड में आप देखेंगे तो पाटलिपुत्र है, मथुरा है, उज्जैनी है, ठीक है ना, कौशाम्बी है, काशी है। ऐसे सभी नगर आपके कहीं ना कहीं किलेबंद थे, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, ये सारी चीजें थी, ठीक है ना। और इसमें अगर आप एक चीज और देखेंगे तो मौर्य काल में जाकर के, ध्यान रखना, इसमें सबसे आगे जाकर के एक राज्य का विकास हुआ था, और वो था आपका मौर्य काल में मगध। मगध की राजधानी जो राजगृह है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि इन सभी 16 महाजनपदों को मगध ने अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है ना। आखिर क्यों? तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण था कि राजगृह खुद एक प्राकृतिक किलेबंदी से बंधा हुआ था, प्राकृतिक किलेबंदी थी, ठीक है ना। प्राकृतिक किलेबंदी यानी कि आपकी 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिन्हें हम प्राकृतिक किलेबंदी कह सकते हैं, और 3 नदियों से घिरा हुआ था, 3 नदियों से घिरा हुआ है। तो एक तो थी उसकी प्राकृतिक किलेबंदी, दूसरा बाद में जाकर के जब इसकी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई तो पाटलिपुत्र को भी नगरीकृत किया गया, इसको किलेबंद किया गया, किलेबंद, ठीक है ना, इसको किलेबंद किया गया।
इस किलेबंदी में सोचिए इसकी दीवारों पर 570 मीनार बनाई गई थी। मीनार यानी कि बुर्ज बनाए गए थे। और इस किले में लगभग 54 द्वार थे। और इनकी जानकारी देता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने बताया कि पाटलिपुत्र एक बहुत विशाल नगर था जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी जिनमें 54 गेट थे। ठीक है ना। और ये जो दीवारें हैं, किलेबंदी है, ये दोस्तों ध्यान रखना, ये किलेबंदी मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आपकी ईंटों से नहीं बल्कि लकड़ी और पत्थर से बनाई गई थी, पत्थर से। और इसके एविडेंस आज भी मौजूद हैं जो आपके कुम्हरार और पटना के आसपास के क्षेत्र में मिलते हैं। इनके एविडेंस प्रॉपर नहीं है कि कैसा था कैसा नहीं था, लेकिन एविडेंस आज भी हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आपको पता चलती हैं। और इसी समय आपको एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र के संदर्भ में ही उसी समय कौटिल्य ने किलों के प्रकार की जानकारी दी है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में, सोचिएगा, किलों की चर्चा की है। किलों के 6 प्रकार बताए हैं। 6 प्रकार कौन कौन से? जलदुर्ग यानी कि जो जिसके चारों तरफ जल से सुरक्षा की जाती हो, खाई खोदी जाती हो, नहरों से सुरक्षित हो या फिर आपके नदियों से सुरक्षित हो। धनवन दुर्ग, यह रेगिस्तानी क्षेत्र है। कैसा है? रेगिस्तानी, यानी कि रेगिस्तान में बना हुआ आपका किला है। गिरिदुर्ग, जो पर्वतों के आसपास में बना हुआ है या पर्वतों से घिरा हुआ है या पर्वत के ऊपर चोटियों पर बना हुआ है। वन दुर्ग, जो वन क्षेत्र में मौजूद है। माही दुर्ग, जो आपके मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से जिसका निर्माण किया गया, यानी कि जिसके चारों तरफ मिट्टी की दीवारें, मोटी मोटी दीवारें मिट्टी से सुरक्षित की गई है। और निर्दुर्ग, यानी कि मानव निर्मित, जिसकी सुरक्षा मानव करते हो, मानव निर्मित दुर्ग। सोचिएगा, उनकी सुरक्षा इनके माध्यम से की जाती हो। तो ये 6 प्रकार के किलों की चर्चा आपके कौटिल्य ने प्राचीन काल में की है और बताया है कि किलों की कितनी इंपॉर्टेंस है। चाणक्य की अर्थशास्त्र जो है, ध्यान रखना दोस्तों, अकेला कूटनीति की किताब नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। और यहां से लेकर के अगर आप देखेंगे तो मौर्य काल के बाद से लेकर के पूर्व मध्यकाल तक, ध्यान रखना, मौर्य काल से लेकर के मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, वाकाटक और यहां से होते हुए पूर्व मध्यकाल तक, मध्यकाल यानी कि लगभग 10वीं सदी तक, इस पीरियड तक यही परंपरा चलती रही। इसी प्रकार के किले बनते रहे, चलती रही यही सेम परंपरा जो अब तक थी। 10वीं सदी के बाद इस किलों के निर्माण की परंपरा में परिवर्तन आया। और ध्यान रखिएगा, यह विकास क्रम है, मैंने पहले ही कहा है, और विकास क्रम को विकास के आधार पर ही देखना चाहिए और समझना भी चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो कंडीशन यह हुई कि इसके बाद में किलों के निर्माण की परंपरा में परिवर्तन आया। किलों के निर्माण परंपरा में बदलाव आया। वो बदलाव आया, नंबर 1, सामंती परंपरा की वजह से, सामंती व्यवस्था की वजह से, कह सकते हैं कि राजपूती परंपरा की वजह से, राजपूत परंपरा के कारण, ठीक है ना, कह सकते हैं आप इन दोनों में युद्ध की परंपरा, युद्ध एवं संघर्ष की स्थिति के कारण, कह सकते हैं संघर्ष, युद्ध एवं संघर्ष का कंसेप्ट कह सकते हैं। ठीक है ना। इसी समय एक नया परिवर्तन और आया, तोपों का प्रयोग, तोपों और बारूद का प्रयोग, उसकी वजह से भी परिवर्तन आया।
एक परिवर्तन आया हाथियों का प्रयोग, हाथियों की वजह से, तोपों की वजह से क्या हुआ, आपकी दीवारें मोटी होने लगी। कैसी होने लगी, दीवारें मोटी, और उनमें क्या होने लगे, बुर्ज का निर्माण होने लगा। बुर्ज निर्माण जिनमें आपके सैनिक रह सकते हो, सैनिक रहने के लिए, और तोपें लगाने के लिए बड़े बड़े छेद करके उनको तोपों के माध्यम से सुसज्जित करना, और दीवार में बाकायदा पीछे एक प्रॉपर तरीके से एक जगह देना जिससे कि तोपों को लाना ले जाना आसानी से हो सके। हाथियों की वजह से क्या हुआ, बड़े प्रवेश द्वार, बड़े प्रवेश द्वार जिससे कि हाथी आसानी से जा सके, ठीक है ना। चौड़े और लोहे से बने हुए, चौड़े प्लस लोहे की कीलों से बने हुए आपके दरवाजे, लोहे की कीलों से के बने दरवाजे जिससे कि हाथी के टकराने से आसानी से ना टूट पाए, बड़े मजबूत बनाए गए, बड़े बड़े सारी चीजें। ये हुआ। एक बदलाव और था जो मैंने ऊपर कहा, संघर्ष और परंपरा का बदलाव, जो यहां पर आप देखेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या बदलाव है, ये बदलाव है आपकी पहाड़ियों पर, पहली बार पहाड़ियों या उनकी चोटियों पर, चोटियों पर किलों का निर्माण, का निर्माण जिसमें दो दीवारें आपको दिखाई देती हैं, दो दीवारें, एक मुख्य दीवार, प्रथम दीवार, और प्रथम जो दीवार होती थी वो चट्टान की बनी होती थी, चट्टान, और दूसरी दूसरी होती थी निर्मित दीवार, ये आपकी निर्मित होती थी पत्थर वगैरह से। तो ये आप जो देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली आपका पत्थर से बना हुआ नहीं बल्कि बाकायदा चट्टान से बना हुआ है। यानी दूर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अरे बड़ा ऊंचा किला है, हकीकत में निचला जो हिस्सा है वो पत्थर की चट्टान है, सीधी सीधी, जो आसानी से टूट ही नहीं सकती, लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए। और ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये वाला ऊपर का हिस्सा, ये निर्मित है, ये वाला, और ये नीचे वाला हिस्सा है, ये रहा, चट्टानों और पत्थरों की बनी हुई शिलाओं से बना हुआ है। तो दो प्रकार की दीवारें बनाई गई जिससे कि सामने वाले को धोखा दिया जा सके कि बड़ा ऊंचा किला है, जब वो तोप के गोले छोड़े तो इनके नीचे लगे और इनके किलों पर इसका इफेक्ट ना पड़े। इसलिए इस पीरियड में, यह खासकर राजपूत काल में, आपके जो अधिकांश किले बने हैं वो पहाड़ियों पर, चोटियों पर बने हुए हैं। तो ये इनकी खास बात है, ये राजपूत काल के किलों की परंपरा है जो इस पीरियड में आप लोग देखते हैं, ठीक है ना। साथ के साथ इसमें एक चीज और भी आई थी, वो थी आपकी कलात्मकता का विकास, यानी कि वास्तुकला का विकास हुआ। यानी कि इस पीरियड में बाकायदा उनको अलंकृत किया जाने लगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये सब आप देख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी कलाकारी, कारीगरी, बेहतरीन स्तर की इसमें आप देख सकते हैं। यानी कि केवल और केवल उनके रहने और उनकी सुरक्षा की दीवारें नहीं है, बल्कि उनकी कलाकारी का भी एक नमूना है, और ये हमारी विरासत है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंस ये रखते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये सारी चीजें आई। इसके बाद देखेंगे तो आपके एक चीज और ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता देता हूं, इसको आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा उस टॉपिक पर कि उसके बाद किलों में क्या परिवर्तन आया। तो आप लोगों के लिए जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रेट लर्निंग डेज सेल स्टडी आईक्यू प्रोवाइड करा रहा है, ग्रेट लर्निंग डेज सेल। और ये सोचो, सेल जो है दोस्तों मात्र 30 जून तक के लिए वैलिड है, और इसके थ्रू आप जीएस का पीटीवाई बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकायदा 4 स्टेज में हम लोग स्टडी करवाते हैं, जिसमें फाउंडेशन में प्री कम में सारी चीजें आपकी रहती है, 13 महीने का कोर्स रहता है। फिर उसके बाद जब आप प्री देते हैं तो प्री की क्लास और उसकी टेस्ट सीरीज अलग से होती है, ठीक है ना। मेंस और मेंस की टेस्ट सीरीज और मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम अलग से होता है, प्लस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आईजीपी।
ये तीनों चीजें आपके फाउंडेशन कोर्स के बाद अलग से कराई जाती हैं, इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और प्री पास करने के बाद जब आप मेंस देने आते हैं, मेंस दे रहे होते हैं, उस समय स्टडी IQ अपने दिल्ली सेंटर पर आपको बुलाता है, 4 महीने रहने करने और पढ़ने लिखने का पूरा मौका देता है। आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से लेकर के हर एक चीज तक उस पर बेहतरीन स्तर पर फोकस किया जाता है और उसका कोई चार्ज नहीं होता। साथ के साथ इसमें आप लोगों को अच्छा खासा 18 किताबों का 18 बुक्स का एक सेट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इससे बढ़िया आपको मौका नहीं मिलेगा। और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। मात्र 25,999 रुपए में ये एडमिशन इस सब मिल रहा है। और इसके लिए आपको सिर्फ, अगर आप चाहते हैं कि मेरे नाम के साथ, मेरे साथ मेरी गाइडेंस में आप रहें, तो आप MK लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और पॉलिटी के साथ आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। 30 जून तक इसमें एडमिशन लेने की लास्ट डेट है, तो फटाफट करिए। डेली क्लास शाम को 6 बजे हो रही है। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा। तो ग्रेट इंडियन लर्निंग डेज सेल का बेहतरीन फायदा उठाइए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, तो बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो यहां मुझसे कांटेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन कोड लगाना मत भूलिएगा। ये मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी है, इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत हो या आपके मुगल हो, इन्होंने जो किले बनवाए वो मैदान में निर्माण करवाया, किलों का निर्माण, किलों का, ठीक है ना। इन किलों की खास बात क्या है कि किलों के अंदर या बाहर कुछ स्तर पर अंदर नगर बसाए, खासकर दिल्ली सल्तनत में अंदर नगरों का विकास किया गया, और कुछ में बाहर भी आपके नगर बसे, बाहर नगर का निर्माण हुआ, जैसे लाहौर, दिल्ली, आगरा, ये आपके किले बनवाए, और ये सब अब मोस्टली मुगलों के हैं। ये किले केवल आपके राजा महाराजा के रहने के लिए अंदर तो बनाए गए, लेकिन जो नगर बसाए गए वो किले के बाहर बसाए गए, आम जनता के लिए। यानी कि अंदर इन्होंने अपनी परंपरा का विकास किया। ध्यान रखना, अंदर क्या हुआ, इनके किलों के अंदर स्तर पर, आंतरिक स्तर पर इन्होंने अपनी आंतरिक स्तर पर वास्तुकला को बढ़ावा दिया, इसलिए ये परंपरा आज भी हमारे यहाँ मौजूद है और हमारे लिए वो संस्कृति का, हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है। इसलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने बहुत सारे किलों को अपने तहत, अपनी नीति के तहत संरक्षित कर रखा है, ठीक है ना। और केवल इन लोगों ने ही नहीं, बल्कि ध्यान रखिएगा, मराठों ने आपके पहाड़ियों पर सैन्य दुर्ग बनाए, ठीक है ना। उन्होंने समुद्री दुर्ग बनाए, समुद्री इलाकों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका ही है। सिखों ने किले बनाए, सिखों के किले। अहोम राज्य में किले हैं, अहोम राज्य बोले तो पूर्व में असम, पूर्वी भारत में असम के क्षेत्र में किले बनाए गए। और तो और आपके दक्कन में देखेंगे तो बीजापुर है, गोलकुंडा है, ठीक है ना। आपके आ जाइए तो गुजरात में है, गुजरात में एक से बढ़कर एक परंपरा हमारी यहां पर रही है, ठीक है ना। बहुत सारी बेहतरीन परंपरा रही है जो यहां पर आपके किले विकसित हुए, सारी चीजें रही, और ये हमारी परंपरा का एक हिस्सा है। और इसमें आगे जाकर के ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूरोपीय लोगों ने भी इसमें परंपरा को प्रभावित किया। यूरोपीय लोगों के आगमन से यह कला प्रभावित हुई। उद्देश्य वही है, सुरक्षा, जिसमें देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने दमनदीव
गोवा में अपने किले बनवाए, और ये किले उनके किसके लिए प्रतीक हैं? उनकी अपनी परंपरा के प्रतीक हैं, उनकी सुरक्षात्मक दीवार के तौर पर प्रतीक हैं ये, ठीक है ना। आपके आ जाइए तो आपके अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने आपके सोचिए बंगाल, कलकत्ता में, कोलकाता में फोर्ट विलियम बनवाया, ठीक है ना। आप आ जाइए मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज का निर्माण करवाया, ठीक ना। उसी तरह से बहुत सारी चीजें बनाई, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल से लेकर के बहुत कुछ बनवाया। एक दो एग्जांपल मैं दे रहा हूं। फ्रांसीसी आ जाइए तो फ्रांसीसियों ने, ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसियों का चंद्रनगर है, ठीक है ना, आपका पौंडचेरी है, यहां पर इन्होंने सब आपके किलों का निर्माण करवाया। और ये किले स्टार्टिंग में बनाए गए थे इनकी अपनी फैक्ट्री जो होती थी, जहां पर ये सामान को इकट्ठा करते थे, उसकी सुरक्षा के लिए। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी परंपरा को एक विशाल स्तर पर खड़ा कर दिया, और यह परंपरा आज भी हमारे यहां मौजूद है। तो ये एक बेहतरीन टॉपिक आपको मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। आपको ये क्रम समझ में आया होगा कि कैसे कैसे, किस तरीके से, किस किस काल में कला के स्तर पर और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से आपके किलों का निर्माण हुआ, और उनके निर्माण की परंपरा में कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको यह क्लास जरूर पसंद आई होगी, ठीक है ना। आप अपना जो भी सुझाव है, जो भी आपका व्यू है, जो कुछ भी है, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ में, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।